नमस्कार दोस्तों, मैं विकास दुहन एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ऑफिस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई एफआईआर पेंडिंग है तो क्या वो पर्सन गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन कर सकता है, क्या उस पर्सन की अपॉइंटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए यानी कि इस टॉपिक पर आज हम एक ऐसा ही एक हाईकोर्ट की एक जजमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अभी रिसेंटली आई है, जो कि है दिल्ली हाईकोर्ट की। तो इस जजमेंट में भी बिल्कुल ऐसा ही सीन है कि जो पर्सन है यानी कि जिस पर्सन की अपॉइंटमेंट होनी है उसके अगेंस्ट एक एफआईआर पेंडिंग थी और उस एफआईआर के पेंडिंग के बेसिस के ऊपर ही उसकी जो ज्वाइनिंग है हो पाई या नहीं हो पाई, वो सब ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो केस था, ये केस आया था जिसकी जजमेंट आई है 2023 में ही, 31 मई 2023 को। तो देखिए, इस केस में हुआ क्या कि जो पेटिशनर था, ये एक रिट पेटिशन जो है हाईकोर्ट में फाइल की गई थी और उसके बेसिस पे जो जजमेंट है वो आई है। तो जो पेटिशनर था उसने जो एसएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2017 में, उस नोटिफिकेशन में जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट थी वो पोस्ट आई थी और उस पर्सन ने, पेटिशनर ने, उन पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। लेकिन उसके बाद फाइनल रिजल्ट की अपडेट आने से पहले यानी कि मई 2017 से लेकर सितंबर 2018 तक जो ये तीनों एग्जाम की स्टेज थी, जैसे कि टायर 1 के लिए, टायर 2 के लिए और पीईटी, तीनों जो स्टेजेस हैं वो कंप्लीटली कंप्लीट हो चुकी थी और जो पेटिशनर है उसने उनको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद अक्टूबर 2018 में यानी कि एक महीने बाद ही, लेकिन तब तक जो है एसएससी ने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया था, उस पर्सन के अगेंस्ट एक एफआईआर रजिस्टर होती है। जो एफआईआर उसके भाई की वाइफ यानी कि उसकी भाभी जो है वो रजिस्टर करवाती हैं और वो पूरी फैमिली के अगेंस्ट जो एफआईआर वो रजिस्टर होती है, जिसमें जो पेटिशनर है उसका भी नाम उसमें इंक्लूड होता है। अब उसके बाद 31 अक्टूबर 2018 यानी कि एक महीने बाद ही, 20 दिन बाद ही बल्कि, जो फाइनल रिजल्ट है एसएससी वो डिक्लेयर करती है और उसके बाद जो पेटिशनर है उसको सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए रिकमेंड भी किया जाता है। लेकिन उसके बाद जब पुलिस वेरिफिकेशन होती है जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट की गई थी, उसमें जो पेटिशनर है वो डिस्क्लोज करता है कि उसके अगेंस्ट एक एफआईआर जो है वो ऐसे ऐसे इन सिचुएशंस में वो पेंडिंग है। तो अब उसके बाद जो डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं वो पेटिशनर को एक सो कॉज नोटिस जारी करते हैं कि क्यों ना आपकी इस अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया जाए। तो उसका एक डिटेल्ड रिप्लाई जो पेटिशनर है वो डीसीपी के पास यानी कि जो डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उनके पास सबमिट करता है और उसके बाद जो चार्जशीट है यानी कि मेन टाइम में ही, बीच में ही, इस सारे प्रोसेस के बीच में ही जो चार्जशीट है वो भी फाइल होती है। जो एफआईआर पेंडिंग थी उस केस में एक चार्जशीट फाइल होती है और उस चार्जशीट में जो पेटिशनर है उसे कॉलम नंबर 12 यानी कि खाना नंबर 12 में उसको रखा जाता है। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं वो जब कोग्निजेंस लेते हैं तो कोग्निजेंस लेने के बाद वो पेटिशनर को कोई भी समन इश्यू नहीं करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में पुलिस ने उसे कॉलम नंबर 12 में रख दिया था और उसी की वजह से जो पेटिशनर है उसके अगेंस्ट कोई भी समन इश्यू नहीं किया गया। अब उसके बाद 11 सितंबर 2020 को जो डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस रिक्रूटमेंट थे वो पेटिशनर को इन्फॉर्म करते हैं कि जो उनका रिप्लाई था सोकोज नोटिस का उसे एग्जामिन किया गया है और उसके बाद उसके अपॉइंटमेंट के केस को पेंडिंग रखा गया है जब तक कि उसके अगेंस्ट जो एफआईआर पेंडिंग है वो डिस्पोज ऑफ ना हो। तो अब इसके बाद जो पेटिशनर है वो दो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फाइल करता है, एक 22 सितंबर 2020 को और दूसरी 26 सितंबर 2020 को बिफोर द कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली। लेकिन वहां से उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। अब उसके बाद जो पेटिशनर है वो एक ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करता है ट्रिब्यूनल में और जब वो ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल करता है तो वहाँ पे ट्रिब्यूनल जो है वो दोनों पार्टीज को सुनता है। पेटिशनर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, अपनी जो उसकी कंटेंशन है वो वहाँ पे पेश करता है और जो रिस्पोंडेंट है वो भी अपनी जो उनकी भी कंटेंशन है वो सारी की सारी वो वहाँ पे सबमिट करते हैं। तो अब जो ट्रिब्यूनल है वो भी अपनी जजमेंट में क्लियरली बोलता है कि देखिए, जो कार्रवाई कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि जो डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा की गई है वो उन्होंने एकदम से सही की है। और अपनी जजमेंट में जो ट्रिब्यूनल है वो ये भी बोलता है कि जो आपके अगेंस्ट जो एक सीट है उसे रिजर्व रखा जाए, उस पर किसी और की ज्वाइनिंग ना करवाई जाए और जैसे ही जो भी आउटकम होगा आपके अगेंस्ट एफआईआर उसका, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको जो अपॉइंटमेंट है वो दी जाए या ना दी जाए वो उसी टाइम पे डिसाइड होगा। तब तक के लिए आपका जो केस है उसे पेंडिंग कैटेगरी में ही रखा जाएगा। अब इससे एब्यूट होकर जो पेटिशनर है वो दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जो रिट पेटिशन है वो फाइल करता है। अब जब ये पेटिशन दिल्ली हाईकोर्ट में जाती है तो वहाँ पे जो लर्नेड काउंसिल थे फॉर पेटिशनर वो बताते हैं कि जो अक्यूज्ड यानी कि जो पेटिशनर है उसे सिर्फ एक कोलेटरल अक्यूज्ड बनाया गया है उस एफआईआर में, और जो एफआईआर है वो भी एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की वजह से वो एफआईआर अराइज हुई है और उसी वजह से वो रजिस्टर हुई है। और जो पेटिशनर है उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कोई भी केस इस्टेब्लिश नहीं हुआ था और इसी वजह से उसे कॉलम नंबर 12 में भी रखा गया है और उसके अगेंस्ट कोई भी समन इशू नहीं हुआ है। अब इन सब बातों को देखते हुए भी ट्रिब्यूनल ने जो है रिलीफ देने से मना कर दिया। अब उसके बाद फिर ये भी कहा गया जो पेटिशनर के लर्नेड काउंसिल थे उनकी तरफ से कि सिर्फ एक प्रिजम्पशन के बेसिस पे
कि भाई आपको सेक्शन 319 सेक्शन 319 सीआरपीसी के बेसिस पे आपको दोबारा से एडिशनल एक्यूज के तौर पे समन किया जा सकता है। और ये सिर्फ एक प्रिजम्पशन थी और सिर्फ इसी प्रिजम्पशन के बेसिस पे ही मेरे यानी कि जो क्लाइंट हैं यानी कि जो पेटिशनर है उनको रिलीफ देने से मना कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो लर्नर काउंसिल हैं वो काफ़ी सारे जजमेंट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, हाई कोर्ट के जजमेंट्स, वो यहाँ पे उनको अपना बेसिस बनाते हैं। अब इसके बाद सारी बातों को सुनने के बाद जो हमारे दिल्ली हाई कोर्ट हैं वो भी अपनी जजमेंट में काफ़ी सारे केस लॉज को मेंशन करते हैं, काफ़ी सारे केस लॉज को अपना बेसिस बनाते हैं और फाइनली अपनी जजमेंट में वो बोलते हैं कि अगर किसी एफआईआर में सिर्फ नाम आया है पर्सन का तो सिर्फ उसी ग्राउंड पे आप उस पर्सन की अपॉइंटमेंट को नहीं रोक सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट लाइंस बताता हूँ कि इसमें क्या कहा गया था। मेयरली बीइंग नेम्ड इन द एफआईआर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इम्पेडिमेंट फॉर पब्लिक अपॉइंटमेंट अनलेस द इन्वॉल्वमेंट इज सब्सटेंशिएटेड ऑन इन्वेस्टिगेशन स्पेशली इन रिलेशन टू मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस। अब इसके साथ ही हाई कोर्ट ने एक और बहुत ही बड़ी बात कही। हाई कोर्ट ने कहा कि जो हमारा लर्नर ट्रिब्यूनल है उसने जो फैक्ट है कि आज के दिन जो वुमेन है वो उनके लिए बनाए गए लॉज को काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ कर रही हैं और मोर ओवर जो मेजोरिटी है वो मैट्रिमोनियल केसेस की है जिसमें वो पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को, सबका नाम वो अपनी एफआईआर में डाल देती हैं ताकि उनका जो केस है वो हैवी हो सके। इसके भी जो एग्जैक्ट वर्ड है वो आपको डिक्टेट करके यानी कि पढ़ के बताता हूँ। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज वेल एज द लर्नड ट्रिब्यूनल अपीयर टू हैव इग्नोर्ड द फैक्ट दैट देयर इज ए ग्रोइंग टेंडेंसी अमंगस्ट द वुमेन to rope in all the relatives including minors in case an FIR is lodged with reference to matrimonial disputes। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने बड़े ही क्लियरली वर्ड्स में ये बात कही है। अब उसके बाद में फिर हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी जो कंप्लेंट्स हैं उनमें से जो मेजोरिटी है यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं वो आपसी सहमति से, आपसी कॉम्प्रोमाइज से बाद में ख़त्म भी हो जाती हैं। अब इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम इन सब ग्राउंड्स के बेसिस पे, डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट्स के बेसिस पे और जो एफआईआर में कंटेंशन लिए गए उन सब के बेसिस पे जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है उसे सेट असाइड करते हैं यानी कि उस ऑर्डर को बर्खास्त करते हैं और अपना नया ऑर्डर आपके सामने हम दे रहे हैं। और अपने नए ऑर्डर में कोर्ट ने जो कहा है वो हम आपको दोबारा से पढ़ के सुना रहा हूँ। पेटिशनर शैल बी फर्दर एंटाइटल्ड टू ऑल कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग सीनियोरिटी और नोशनल बेसिस बट द पेमेंट ऑफ सैलरी शैल बी ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। Respondents are hereby directed to appoint the petitioner to the concerned post subject to his satisfying all other conditions within a period of 4 weeks from the passing of this order। यानी कि हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्लियरली जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको 4 हफ्ते का टाइम दे दिया कि आप जल्द से जल्द पेटिशनर को उसकी जॉब पे अपॉइंट करवाइए। अगर वो जो भी आपकी अलग से कंडीशन है एक्सेप्ट दिस एफआईआर अगर वो उनको फुलफिल करता है तो आप तुरंत उसे ज्वाइनिंग करवाएं और उसके जो भी सैलरी बेनिफिट्स हैं या सीनियरिटी बेनिफिट्स हैं आप उसे वो तुरंत प्रभाव से वो भी जारी करें, लेकिन जो आपकी सैलरी होगी वो आपकी ज्वाइनिंग की डेट से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब